नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका एक बार पुनः स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। आज हम पढ़ेंगे भारत में जो प्रमुख है प्राकृतिक आपदा है उसमें से भूकंप के बारे में कि भूकंप होता क्या है। सबसे पहले तो ये चीज़ जानना अति आवश्यक है। तो भूकंप क्या होता है, यानी जो भूगर्भ है उसमें जो अचानक हलचल होती है, किसमें? भूगर्भ में होने वाली हलचल ही क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। भूकंप यानी भूमि में होने वाला कंपन। नाम से देखो बेटा, भूकंप। भू यानी भूमि, कंप यानी कंपन, यानी भूमि में होने वाला कंपन ही क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। याद रह जाएगा, भूकंप क्या है? भूमि के अंदर होने वाला कंपन या फिर भूगर्भिक जो हलचल है वही क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। अब बात करते हैं हम भारत से संबंधित कि भारत में जो प्रतिवर्ष अगर हम बात करें तो भूकंप है वो सबसे ज्यादा कहाँ आने की संभावना रहती है? तो भूकंप है वो कौन से क्षेत्रों में अधिक आता है बेटा? भारत की अगर हम बात करें तो जो हमारा हिमालय है उस क्षेत्र में भूकंप ज़्यादा आता है। अब आप कहोगे क्यों आता है? तो इसका कारण क्या है बेटा कि जो इंडियन प्लेट है, कौन सी प्लेट है? इंडियन प्लेट है, वो प्रतिवर्ष यानी प्रत्येक वर्ष इंडियन प्लेट है वो उत्तर तथा उत्तर पूर्व दिशा में एक सेमी खिसक रही है। कौन सी दिशा में? ये जो प्लेट है वो कौन सी दिशा में खिसक रही है? उत्तर व उत्तर पूर्व दिशा में क्या कर रही है? खिसक रही है। अब कोई भी चीज हो वो खिसकेगी या हिलेगी तो कंपन तो होगा। तो उत्तर पूर्व दिशा में खिसक रही है कौन सी प्लेट है? इंडियन प्लेट है। जबकि उत्तर में स्थित कौन सा है? उत्तर में स्थित कौन सा है? इंडियन प्लेट सरक रही है लेकिन उत्तर में एक प्लेट स्थित है। कौन सी है वो? यूरेशियन प्लेट है। उत्तर में कौन सी है? यूरेशियन प्लेट है। हमने ये तो कह दिया कि जो इंडियन प्लेट है वो प्रतिवर्ष धीरे धीरे किसकी ओर खिसक रही है? उत्तर पूर्व दिशा में खिसक रही है। लेकिन उत्तर पूर्व अगर देखा जाए, उत्तर में एक प्लेट है जो है यूरेशियन प्लेट है। अब उस प्लेट की तरफ अगर ये क्या करेगी? खिसकेगी, तो इस प्लेट के लिए ये प्लेट किसका काम करेगी? अवरोध का काम करेगी। जैसे मैंने बोल दिया, एक तो यहाँ पे मार्कर है और एक मार्कर यहाँ पे। इस मार्कर को धीरे धीरे हमें इधर खिसकाना है, यानी ये जो मार्कर है ये धीरे धीरे इसकी तरफ खिसकेगा। तो आगे वाली जो मार्कर रखा है हमने वो इस मार्कर के लिए क्या साबित हो जाएगा? एक अवरोध बन जाएगा। यानी इसको हम इधर खिसकाएंगे तो इधर वाला जो मार्कर है इसके लिए क्या, किसका काम करेगा? अवरोध का। तो उसी प्रकार से जो इंडियन प्लेट है वो उत्तर की ओर तो खिसक रही है, लेकिन उत्तर की ओर एक प्लेट स्थित है यूरेशियन प्लेट, जो इसको खिसकने से रोकेगी, क्योंकि वो पहले से वहां पे है। पहले से कोई चीज, जैसे ये हाथ है तो इधर की ओर ये खिसकेगा तो आगे जाके इससे टकराएगा तो वो रोकने का कार्य कर रहा है। तो ये टकराएगा, तो टकराने से क्या पैदा होगा बेटा? कंपन। टकराने से क्या पैदा होगा? कंपन। और यही हमने पढ़ा था, कंपन ही क्या है? भूगर्भ में होने वाला कंपन ही क्या है? भूकंप है। अब उत्तर की ओर बात हो रही है तो उत्तर में क्या स्थित है? उत्तर और उत्तर पूर्व में देखें तो क्या स्थित है? हिमालय है। तो ज्यादा भूकंप आने की संभावना किस क्षेत्र में रहेगी? हिमालय में। आ गया समझ में? अब आगे हम देखते हैं कि जो भूकंप संबंधी घटना है उसको राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, जो हमने पीछे पहले वीडियो में पढ़ा था कि सरकार प्रयास कर रही है, यानी जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन है उसने इन क्षेत्रों को अलग अलग भागों में बांटा है। तो कितने भागों में बांटा गया है उसका हम चर्चा करेंगे कि जो भूकंप है उसको भारत में कितने भागों में बांटा गया है। तो देखो, जो भूकंपीय क्षेत्र हैं उनको कितने भागों में? भारत से संबंधित बात है बेटा। तो भारत में जो भूकंपीय क्षेत्र हैं उनको कितने भागों में या फिर कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? तो कितने क्षेत्र रहेंगे?
याद रखना बेटा 5 क्षेत्र। कितने क्षेत्र रहेंगे? 5 क्षेत्रों में इनको विभाजित किया गया या फिर विभक्त किया गया है। अब पांचों हैं वो क्रम से याद रखना। एक तो है अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र, अति अधिक होता है, एक उससे भी अधिक होता है, तो ये कौन सा है? अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र, क्षति जोखिम क्षेत्र। दूसरे की बात करें तो अति हटा दो, कौन सा रह जाएगा? अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र। पहले में अति, दूसरे में क्या हो गया? अति हटा दिया, अधिक बच गया। अब तीसरे की बात करें तो कौन सा रहेगा? इनके मध्य का। 5 बताए हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक किस में आ गया बेटा? मध्यम। तो तीसरा कौन सा रहेगा? मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र। सबसे ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर मध्य हो गया। मध्य के बाद क्या रहेगा? निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र। कौन सा? निम्न। और निम्न के बाद आता है अति निम्न, यानी सबसे कम। अति निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र। तो ये तो याद ही हो गया साथ में। भारतीय जो भूकंपीय क्षेत्र हैं उनके वर्गीकरण की बात करें तो कितने भागों में हमने बांटा है? 5 में। एक तो सबसे ज्यादा, जो क्या लिखा हमने? अति अधिक, सबसे ज्यादा यानी अति अधिक। दूसरा जो हमारा आता है वो कौन सा है? अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र। अति को हटा दिया, पहले में अति, दूसरे में अति, हटाने पे अधिक। अब 5 हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक क्या रखना है आपको? मध्यम यानी बीच का। फिर आता है निम्न यानी कम, और सबसे कम किसके अंतर्गत आ गया? अति निम्न के। तो कुल मिला के कितने हो गए इसमें? 5। यानी जो भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन है उसने भूकंपीय क्षेत्रों को कितने भागों में बांट दिया? 5 भागों में। अब देखते हैं बेटा इसमें भूकंप का प्रभाव जो होता है वो हमेशा याद रखना विध्वंस होता है, यानी सबसे ज्यादा क्या करने वाला? हानि पहुंचाने वाला। विध्वंस यानी नष्ट कर देता है। तो ये चीजें तो हम पढ़ चुके हैं आपदा में ही, कि आपदा क्या है? जन धन की हानि ज्यादा होती है। तो भूकंप से भी जन धन की क्या होगी? हानि होगी। अब बात करते हैं बेटा इसके उपाय से संबंधित, कि क्या उपाय किया जाना चाहिए। क्या देखेंगे? उपाय। तो उपाय में अगर हम देखें तो सबसे पहला जो हमारा उपाय रहेगा बेटा वो है समय से पूर्व जनता का जानकारी पहुंचाना। समय से पूर्व जनता तक जानकारी। किससे पूर्व बात कर रहे हैं? समय से पूर्व हमें क्या करना है? जनता को इसके बारे में जानकारी देनी है कि आज इस क्षेत्र में क्या आने वाला है? भूकंप आने वाला है। फिर बात करते हैं इसमें, हमें पता है कि इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा क्या आते हैं? भूकंप आते हैं। तो भूकंप वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पे क्या लगाना है? भूकंप रोधी यंत्र। यानी उन क्षेत्रों में किनकी स्थापना की जानी चाहिए? यंत्रों को स्थापित किया जाना चाहिए। किनको? यंत्रों की स्थापना की जानी चाहिए। यंत्रों के साथ साथ वहां पे भूकंप रोधी भवनों का निर्माण करना चाहिए। भवनों का निर्माण, किनका निर्माण करना चाहिए? भूकंप रोधी भवनों का निर्माण किया जाना चाहिए। तो कुछ तो समझ में आया होगा भूकंप होता क्या है? क्या होता है बेटा? जो भूमि के अंदर कंपन होता है वही क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। फिर हमने पढ़ा भूकंप से संबंधित बात कि भारत में सबसे ज़्यादा जो भूकंप की गतिविधियां हमें देखने को मिलती हैं वो कहाँ पे देखने को मिलती हैं?
जो हिमालय क्षेत्र है वहाँ पे अत्यधिक देखने को मिलती हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी इंडियन प्लेट है वो धीरे धीरे उत्तर पूर्व की ओर क्या कर रही है, खिसक रही है। लेकिन खिसक रही तो है, लेकिन उसको रोकने का कार्य भी एक प्लेट कर रही है जो उत्तर में स्थित है, यूरेशियन प्लेट। तो यूरेशियन प्लेट है उसको रोकेगी। जैसे ही वो उसको रोकने की कोशिश करेगी तो उन दोनों के मध्य क्या होगा, कंपन पैदा होगा, और कंपन पैदा होने से ही हमने क्या पढ़ा था कि भूकंप आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा हिमालय क्षेत्र है वहाँ पे भूकंप आने की ज़्यादा संभावना रहती है। फिर हमने पढ़ा कि जो हमारे भूकंपीय क्षेत्र हैं उनको कितने भागों में बांटा है, तो कितने भागों में बांटा था, 5 भागों में, अति अधिक, अधिक, मध्यम, निम्न और अति निम्न। फिर हमने पढ़ा इनके उपाय से संबंधित बातें। अगर हमने उन क्षेत्रों में संयंत्रों की स्थापना कर दी है तो हमें पूर्व अनुमान लग जाएगा कि इस क्षेत्र में क्या आने वाला है, भूकंप। तो पूर्व अनुमान हमारे पास आते ही हमें क्या करना है, जनता को उसकी जानकारी देनी है। और लास्ट पॉइंट में हमने लिखा कि उन क्षेत्रों में जो भूकंप रोधी भवन है उनका क्या करना है, हमें निर्माण करना है। अगली आती है हमारी सुनामी। वर्षा के मौसम में नाम सुना होगा आपने कि सुनामी आ गई है, या नहीं सुना? सुना है। तो सुनामी होती क्या है, क्या होती है सुनामी? जब महासागर में भूकंप या ज्वालामुखी की जो क्रिया होती है, किसकी? भूकंप व ज्वालामुखी की जो क्रिया होती है, उससे जो महासागरीय जल है वो क्या करता है, ऊपर की ओर चला जाता है। यानी ऊंची तरंगें हैं उनसे क्या होने लगती हैं, उत्पन्न होने लगती हैं, जिसे क्या कहा गया है, सुनामी कहा गया है, या कह सकते हैं भूकंपीय लहरें भी। तो आप सीधे से बता सकते हो सुनामी क्या है कि महासागर में या फिर जो महासागरीय धरातल है वहाँ पे अचानक ज्वालामुखी या भूकंप के आने से जो समुद्री लहरें हैं वो क्या होती हैं, अचानक ऊपर की ओर उठने लगती हैं, वही क्या कहलाएगी, सुनामी कहलाएगी। सुनामी में ध्यान रखना बेटा, जो महासागरीय भाग हैं उनमें जो आंतरिक भाग होता है, कौन सा भाग है, आंतरिक भाग होता है, वो कम प्रभावित होता है। क्योंकि लहरें तो हमने पढ़ा है कि ऊपर की ओर ऊपर वाले हिस्से में उठेंगी, लेकिन जो नीचे वाला हिस्सा है उस पर इसका प्रभाव है वो क्या रहेगा, कम रहेगा। जबकि तटीय क्षेत्रों में अगर हम देखें, अगर कोई तटीय क्षेत्र है तो वहाँ पे ये जो प्रभाव है वो क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो दूसरी पंक्ति में लिख सकते हैं, तटीय क्षेत्रों में अधिक प्रभावित है। तटीय क्षेत्रों में क्या होती हैं, अधिक प्रभावित होती हैं। क्या समझे? यही समझे कि सुनामी क्या है। सुनामी क्या है, भूकंप या ज्वालामुखी जब महासागरीय धरातल पे आती है तो वहाँ की जो लहरें हैं वो अचानक क्या करती हैं, ऊपर की ओर उठने शुरू हो जाती हैं, और ऊपर की ओर अधिक उठेंगी तो उसे हम क्या कहेंगे, सुनामी या फिर भूकंपीय लहरें कहेंगे। और भूकंपीय जो लहरें हैं उसका अगर हम प्रभाव देखें तो जो आंतरिक भाग होता है यानी नीचे वाला जो हिस्सा होता है उस पर उसका प्रभाव कम रहता है, और जो तटीय क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में इसका प्रभाव हमें अधिक देखने को मिलेगा। आगे हम बात करें कि सुनामी सामान्यतः अगर देखा जाए तो कौन से भागों में ज्यादा आती है, तो भाग तो आपके सामने है बेटा। कौन से भागों में अधिक आती है, तटीय क्षेत्रों में अधिक, ये तो पता था। अधिक प्रभावित है कौन से क्षेत्र होते हैं, तटीय क्षेत्र होते हैं। अब इसमें देश संबंधी बात करें तो कौन से देशों में, तो प्रशांत महासागर तट की अगर बात आती है, किसकी बात करेंगे, प्रशांत महासागर तट की, तो कौन कौन से देश इससे प्रभावित होते हैं। तो प्रशांत महासागर में अगर देखा जाए
प्रशांत लिख देता हूं बेटा। प्रशांत महासागर में देखा जाए तो आपका अलास्का, कौन सा प्रभावित होगा? अलास्का होगा। अलास्का के अलावा अगर हम बात करें तो कौन सा प्रभावित होता है? जापान होता है। कौन सा होता है? जापान होता है। अब आगे हम देखें कि दक्षिणी पूर्वी जो भाग हैं, कौन से भाग हैं? दक्षिणी पूर्वी जो भाग हैं वहां पे कौन प्रभावित होगा? एशिया के देश, एशिया के देश प्रभावित होंगे। ये तो प्रशांत महासागर की बात हो गई। अब हिंद महासागर की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? हिंद महासागर। नाम से देखो हिंद, हिंद भारत का मानचित्र इस प्रकार से तो है, नीचे वाला हिस्सा इस प्रकार से तो है बेटा, ये तो हिस्सा है भारत का ऐसे ही। तो हिंद महासागर है नीचे वाला हिस्सा, नीचे वाला जो हिस्सा है वहां पे क्या है? हिंद महासागर है। तो कौन प्रभावित होगा? एक तो भारत। कौन सा होगा? भारत। भारत के कौन से हिस्से हैं? तटीय भाग, यानी तट वाले भाग हैं। इसके अलावा देखो बेटा यहाँ पे कौन सा देश है? श्रीलंका। कौन सा है? श्रीलंका भी प्रभावित होगी। आगे चलते हैं तो यहाँ पे कौन सा आएगा? म्यांमार। कौन सा है? म्यांमार। तो हम कह सकते हैं कि हिंद महासागर से कौन सा होगा? म्यांमार भी प्रभावित होगा। तो सुनामी से अगर प्रभाव संबंधी बात आती है कि सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन से भाग आते हैं, उनमें आपको बताना है आपका हिंद महासागर से भारत, श्रीलंका और म्यांमार होते हैं। प्रशांत महासागर की बात करें तो अलास्का, जापान और इसके अलावा जो एशियाई अन्य देश हैं वो भी इससे प्रभावित होते हैं। एशिया में मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ये दोनों देश हैं वो इससे क्या होते हैं बेटा? प्रभावित होते हैं। अब इनसे निपटने के लिए क्या किया जा रहा है? तो इससे निपटने के लिए वही प्रबंधन हो रहे हैं बेटा जो किसके लिए हो रहे थे? भूकंप के लिए हो रहे थे। यानी सुनामी जैसी विनाशकारी आपदा से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या किए जा रहे हैं? प्रयास किए जा रहे हैं और करने भी आवश्यक हैं। भारत में एक आपदा आई थी बेटा, अगर याद हो तो 2004 में 26 दिसंबर को, जिससे निपटने के लिए क्या किया गया था कि भारत अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी तंत्र में शामिल हो गया था। यानी भारत में जो सुनामी आई थी 2004 में, उसी के कारण, किसके कारण? इसके कारण 2004 वाली जो सुनामी थी, इसके कारण इसको किसमें शामिल किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी तंत्र में शामिल किया गया है। तो सुनामी में आपको इतने ही पॉइंट याद रखने हैं। अगला हमारा पॉइंट आता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो चक्रवात भी किन के कारण आते हैं बेटा? सुनामी के कारण ही आते हैं, याद रखना। तो देखो उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ये बात करते हैं। तो याद रखना है आपको कितने डिग्री? 30 डिग्री। 30 डिग्री उत्तरी व 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। 30 डिग्री उत्तरी व 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य कम दबाव वाले उग्र मौसम तंत्र, यानी इन दोनों के मध्य किसकी बात हुई? कम दबाव वाले उग्र। उग्र का अर्थ समझते हो? अचानक, यानी जो खतरनाक और भयानक होता है वो उग्र होता है। उग्र मौसम तंत्र जो होता है, मौसम
तंत्र होता है उसे ही क्या कहा गया है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। अब कम दबाव वाले उग्र मौसम तंत्र को तो क्या कह दिया हमने, उष्णकटिबंधीय चक्रवात कह दिया। लेकिन उष्णकटिबंधीय चक्रवात में जो वायुदाब होता है, इसमें तो बात आई है दबाव की, अब बात करेंगे किसकी बेटा, वायुदाब की। तो वायुदाब क्या होगा, अधिक होगा। इन चक्रवातों में जो वायुदाब है वो क्या रहेगा, बहुत अधिक होता है। अब बात करें भारत की, तो भारत से संबंधित बात है कि भारत में इस प्रकार के जो चक्रवात हैं वो कहाँ से आते हैं। तो भारत का मानचित्र देखो बेटा, नीचे वाला हिस्सा कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं। तो इसमें आपको क्या बताना है, एक तो बंगाल की खाड़ी, कौन सी खाड़ी, यानी इन क्षेत्रों में बताना है आपको। भारत में बंगाल की खाड़ी, कौन सी खाड़ी से उत्पन्न होते हैं, बंगाल की खाड़ी से। और दूसरा जो हमारा रहेगा वो कौन सा रहेगा, अरब सागर। अगर पूछ लिया जाए कि भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो आपको बताना है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर है, वहाँ पे इस प्रकार के चक्रवात हमें देखने को अधिक मिलते हैं। अब बात करें कि इन दोनों खाड़ियों में सर्वाधिक कौन से में आते हैं, बंगाल की खाड़ी और जो अरब सागर है, इन दोनों में अगर देखा जाए तो किस में अधिक है, तो अरब सागर की तुलना में जो बंगाल की खाड़ी है उसमें अधिक आते हैं। ध्यान देना बेटा, पहले तो हमने देखा कि इन दोनों में आते हैं चक्रवात, लेकिन अधिक और कम की बात नहीं की। तो अधिक कहाँ पे मिलेंगे हमें चक्रवातों की अगर बात आती है, तो बंगाल की जो खाड़ी है वहाँ पे हमें इस प्रकार के चक्रवात अधिक देखने को मिलते हैं। अब बात करें कि ये अधिक तो आ गई, क्या आ गए, अधिक आ गए। अब महीनों की अगर हम बात करें कि कौन से महीनों में इस प्रकार के चक्रवात ज़्यादा आते हैं बंगाल की खाड़ी में, तो आपको याद रखना है बेटा, सितंबर से दिसंबर, किसके मध्य, सितंबर से दिसंबर के मध्य। अगर पूछ लिया जाए कि बंगाल की खाड़ी में आने वाले जो चक्रवात हैं वो किस समय अवधि के दौरान आते हैं, तो आपको बताना है सितंबर से दिसंबर के मध्य वाली जो समय अवधि है उस समय यहाँ पे अत्यधिक चक्रवात हैं वो क्या होते हैं, पैदा होते हैं। अगर हम बात करें कि ये जो चक्रवात आ रहे हैं इनकी अगर गति देखी जाए, चाल अगर देखी जाए तो कितनी चाल रहती है, तो इनकी जो चाल है बेटा वो कितनी रहती है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से रहती है। इनकी जो चाल है, यानी आप स्पीड कह रहे हैं कितनी स्पीड है, तो इनकी अगर चाल देखी जाए तो इनकी चाल है वो कितनी है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक बार पुनः देख लेते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते क्या हैं, या फिर मैं कहूँ कि कहते किसे हैं। तो किसे कहते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात 30 डिग्री उत्तरी व 30 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है उनके मध्य कम दबाव वाले उग्र मौसमी तंत्र को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। इनमें दबाव तो क्या है, कम है, लेकिन वायुदाब की बात करें तो यहाँ पे जो वायुदाब है वो क्या रहता है, अधिक रहता है। यानी अधिक वायुदाब वाले क्षेत्रों में इस प्रकार के चक्रवात हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं भारत की, क्योंकि भारत संबंधी हमारा अध्याय है। तो भारत में अगर देखा जाए तो भारत में ये जो चक्रवात हैं ये कहाँ पे आते हैं, बंगाल की खाड़ी व अरब सागर में इस प्रकार के चक्रवात ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। और इन दोनों में देखा जाए तो सर्वाधिक जो चक्रवात हैं वो कहाँ पे उत्पन्न हो रहे हैं, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हो रहे हैं। और बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले जो चक्रवात हैं उनकी समय अवधि देखी जाए तो सितंबर से दिसंबर के मध्य ये चक्रवात हैं वो अधिक उत्पन्न होते हैं, और इनकी जो गति है वो 180 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से रहती है। इसी के साथ आपका जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो पूर्ण होता है। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।